Let's start with this. तो welcome to class everyone. आज की जो हमारी quote है that is कि the only person you are destined to become is the person you decide to be. ठीक है? And what is most important जो मैंने पहले भी कहा था बात कि it's important to be self-aware of yourself. Self-aware in a sense कि आप critically अपने आप को analyze करो. ठीक है? And be open to take critical analysis क्योंकि वो at the end of the day आपके लिए helpful होता है. Not take toxic analysis नहीं लेना. Toxic analysis is something which is going to push you down. But critical analysis is something which helps you. और आपके अच्छे ही दोस्त वो आपको बता सकते हैं and selected people can only tell you that. तो always decide and set your goals कि तुमने अपनी personality को कैसे बनाना है. You have to think कि how you have to let your subconscious kill right now उसको मारना है और how you have to act with your future spouse, how you have to act in a way कि तुम अपने syllabus कैसे complete करोगे. You have to decide what kind of a person you want to be. And the first decision, the first step of being a better person is setting your goal कि तुमने होना किस तरह का है, तुमने बनना किस तरह का है. ठीक है? That is important for you because when you decide कि मैंने ये वाला goal reach करना है और मैंने इस तरह का person बनना है तो आप automatically और unintentionally आपकी आदतें उस तरह की बनना शुरू हो जाती है. Because if you're going to decide कि मैंने कल से अपनी जिंदगी में honesty लेके आनी है, तो छोटी मोटी सी भी चीज पे you're going to overthink yourself and you're going to second guess yourself कि क्या मैं ये काम honestly कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा. ठीक है? तो इस तरह के goals set करो. Those goals are very important for your self development and to make you a better person. ठीक है? So let's start. आज हमने क्या पढ़ना है? हमने कल काफी सारी चीजें डिस्कस की थी. We discussed about कि हार्ट की कंडक्शन कैसे होती है, हार्ट के अंदर सर्कुलेशन कैसे होती है, कौन सा एरिया किसको सप्लाई करता है, किस एरिया में अगर सप्लाई कम होगी तो किस लीड में आएगा, है ना. ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी. मुझे बताओ लीड 2-3 AVF में अगर कुछ आएगा तो कौन सी MI की निशानी होती है. अगर ST सेगमेंट एलिवेशन आ जाती है लीड 2-3 AVF में, इंफीरियर में आती है. ठीक है? अगर हम V1 से लेके V6 में आ जाती है ST सेगमेंट एलिवेशन तो किस लीड की निशानी है? एंटीरो लैटरल है. एंटीरियर नहीं है. V1 से लेके V6 तक जा रहे हैं. V5 और V6 आर लैटरल, तो एंटीरो लैटरल MI हो जाएगा वो. ठीक है? V5 V6 AVL और लीड 1 में अगर मसला आ रहा है तो वो किसकी निशानी है? वो लैटरल की निशानी है. वेरी गुड, शाबाश. और अगर हमने एक ऐसी लीड लगाई है जिसके अंदर V7 V8 और V9 के अंदर आ रही है तो वो किसकी निशानी है? पोस्टीरियर की निशानी है. शाबाश. डेविडसन में थोड़ा सा डिफरेंट लिखा हुआ है. इसको थोड़ा सा फिर से पढ़ लेना कि डेविडसन ने पोस्टीरियर का थोड़ा सा डिफरेंट एक्सप्लेन किया है. वो 12 लीड ECG को ही यूज कर रहा है. हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लीड्स डाली थी, 3 एक्स्ट्रा लीड्स, जिसको हमने 15 लीड ECG बनाया था. ठीक है? तो डेविडसन आपको पोस्टीरियर के बारे में बताता है कि आपने पोस्टीरियर MI को 12 लीड ECG में कैसे डायग्नोज करना है. ठीक है? तो वी आर ऑन बोर्ड. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इस्केमिक हार्ट डिजीज टुडे. ठीक है? अब इस्केमिक हार्ट डिजीज को इंटरचेंजेबली हम कहते हैं कि इट इज कैन आल्सो बी कॉल्ड कोरोनरी हार्ट डिजीज बिकॉज इस्कीमिया जब भी आपके हार्ट में होता है इट्स मेजरली बिकॉज ऑफ ए कोरोनरी हार्ट डिजीज जिसके अंदर आपकी एथेरोस्क्लेरोसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैपेंस. अब मसला क्या होता है? ठीक है? डिमांड और सप्लाई में ऊपर नीचे हो जाती है जिसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो कम हो जाता है. अब ये कैप्लन के अंदर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है. ना डेविडसन के अंदर है, ना ये कॉन्सेप्ट स्टेप अप के अंदर है, ना ही इसका कॉन्सेप्ट स्केच के अंदर है. तो ये कैप्टन से मैंने डिमांड स्कीमिया और सप्लाई स्कीमिया की बात उठाई है. अब डिमांड स्कीमिया क्या होता है? इट्स वेरी गुड फॉर योर कॉन्सेप्ट्स के जब आप एक्सरसाइज करते हो, इमोशंस होता है या टैकीकार्डिया होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन तब आपको एंजाइना होता है. एंड दिस इज बेसिकली क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना. और डिमांड जब आपकी हार्ट की इंक्रीज होगी तभी सिर्फ आपका एंजाइना मैनिफेस्ट करेगा विद डिमांड. उसका रिलेशनशिप होगा विद डिमांड. ठीक है? इसको हम कहते हैं क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना और ये डिमांड इस्कीमिया की वजह से होता है. अगर हम सप्लाई कम कर दें, फॉर एग्जांपल सडनली उसकी ऑक्सीजन डिक्रीज होगी, जैसे कि स्टॉपेज ऑफ ब्लड फ्लो हो गया प्लेटलेट एग्रीगेशन या थ्रोम्बाई की वजह से, तब हम कहते हैं कि उसके अंदर सप्लाई का मसला हो रहा है, सप्लाई रुक गई है. उस दैट इज मोर और लेस मोर रिलेटेड विद मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड अनस्टेबल एंजाइना. ठीक है? डिमांड इस्कीमिया अगर बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर जाता है और आप एक्सरसाइज करना रुकते नहीं हो, आपको स्टेबल एंजाइना हो रहा है फिर भी, then it can go towards MI as well, myocardial infarction. मगर आमतौर पे सप्लाई इस्कीमिया में ज्यादातर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और अनस्टेबल एंजाइना होता है. अनस्टेबल एंजाइना वही था जो बंदे को रेस्ट में हो रहा था, वो लेटा हुआ था, एकदम से उसको बाउट्स ऑफ पेन हो रहे थे एंजाइना के. डिमांड वो वाला और क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना वो वाला था जिसमें बंदे ने कहा कि मैं लेटा हुआ था, मैं ठीक था, मैंने थोड़ा सा भागना शुरू किया
तो मेरी छाती में तकलीफ होना शुरू हो गई. दिस इज क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना. ठीक है. तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस होल चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल इन डिफरेंशिएटिंग बिटवीन क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना फ्रॉम मायोकार्डियल इंफार्क्शन और अनस्टेबल एंजाइना, और फिर हम सिर्फ क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. लेट्स गो ऑन. अब जो करोनरी आर्टरी डिजीज है वो किस तरह मैनिफेस्ट करती है और किस तरह वो पैथोलॉजीज क्रिएट करती है बॉडी के अंदर, ये बाकी तुम लोग यू कैन स्टडी और कैप्टन, यू कैन स्टडी और स्टेप अप, क्योंकि मैं तुम लोग की डेविडसन इन स्लाइड्स में कवर करा रहा हूँ. डेविडसन अगर ना भी पढ़ो तो दैट इज ऑलराइट, कंप्लीटली ऑलराइट. कैप्टन और स्टेप अप कर ले तो वो छोटी बुक्स है, तब भी इन स्लाइड्स के साथ वो चलेगी. ठीक है. तो करोनरी आर्टरी डिजीज बेसिकली कराती क्या है? स्टेबल एंजाइना कराती है, वो हमें पता है कराती है. अनस्टेबल एंजाइना कराती है जब प्लेक रैप्चर या इरोजन होती है, कि प्लेक टूटा, एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ हुआ था, प्लेक वहां से टूटा और वो जाकर किसी डिस्टल आर्टरी में जाके फंस गया करोनरी, तो अनस्टेबल एंजाइना हो गया, जो रेस्ट में भी हो रहा है. ठीक है. एमआई कराती है जिसमें स्टेमी और एनस्टेमी आते हैं. हार्ट फेलियर कराता है क्योंकि मायोकार्डियल डिसफंक्शन हो जाता है इंफार्क्शन की वजह से. ठीक है. और हार्ट सही तरह काम नहीं करता तो स्ट्रोक आउटपुट और कार्डियक आउटपुट रिड्यूस हो जाती है, हार्ट फेलियर में चला जाता है बंदा. ठीक है. एरिथमियास क्यों होते हैं? क्योंकि इंफार्क्शन होती है करोनरी आर्टरी डिजीज के साथ, तो री एंट्रेंट सर्किट्स बन जाएंगे बॉडी के अंदर, सॉरी हार्ट के अंदर, जिसकी वजह से जो सारी कंडक्शन एबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी. सही है. और सडन डेथ कब होती है? जब आपकी एंजाइना आपका वेंट्रिकुलर एरिथमियाज या एसिस्टली या फिर मैसिव मायोकार्डियल इंफार्क्शन कराता है. अब याद रखना इस चीज को कि सडन डेथ आमतौर पे वेंट्रिकुलर एरिथमियाज के साथ होती है. ठीक है. तो दीज आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ ए करोनरी आर्टरी डिजीज, जो मेजरली आपकी एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होती है. आगे चलते हैं. अब इस्केमिक हार्ट डिजीज, जिसको हम करोनरी आर्टरी डिजीज भी कहते हैं, उसके रिस्क फैक्टर्स है नॉन मॉडिफायर, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स. ये तुम लोगों को सारे पता है, तुमने पैथोलॉजी में इनको बहुत डिटेल में किया था. वी डोंट नीड टू गो इनटू द डिटेल्स. बस ये याद रखो, नॉन मॉडिफाइड भी होते हैं और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं. इनके ऊपर तुमसे कोई नहीं कुछ पूछेगा, ये तुम्हारे सिर्फ आएंगे क्लिनिकल विनियट के अंदर, मतलब क्वेश्चन के अंदर वो तुम्हें लिंक करने के लिए दे देंगे कि स्टेबल एंजाइना की बात कर रहे हैं या किस वाले एंजाइना की बात कर रहे हैं, या फिर इस्केमिक हार्ट डिजीज की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो दे गोइंग टू पुट दिस इन द क्वेश्चन, या कभी कभार एमसीक्यूज भी आ जाते हैं. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने इसमें से डिस्कस करने हैं वो ये वाले. ये डेविडसन में बहुत बकवास लिखा हुआ है, इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ. दिस इज बेटर रिटन इन कैप्टन एंड स्टेप अप बोथ. अब मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर क्या है? हाइपरटेंशन इज द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर. ठीक है. और जो मोस्ट डेंजरस रिस्क फैक्टर है दैट इज डायबिटीज मेलाइटस, जिसको हम इसलिए कहते हैं कि वो इस्कीमिक हार्ट डिजीज इक्विवेलेंट है. ठीक है. अगर बंदा स्मोकिंग करेगा तो ही हैज अ ट्वाइस एज चांस ऑफ ए नॉन स्मोकर टू गेट एमआई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन या इस्कीमिक हार्ट डिजीज. ब्लड प्रेशर अगर 110/70 ज्यादा है तो वो भी करेगा प्रॉब्लम. एज ग्रेटर देन 45 इन मेन, 55 इन वुमेन. हाई एलडीएल कंट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज रिस्क एंड लो एचडीएल कंट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज रिस्क. ठीक है. ये सारी बातें तुम्हें पता है. इसमें याद करने वाली बात है कि मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर्स हाइपरटेंशन आता है, मोस्ट डेंजरस रिस्क फैक्टर डायबिटीज मेलाइटस है, जिसको हम आईएसटी इक्विवेलेंट भी कहते हैं, इस्केमिक हार्ट डिजीज इक्विवेलेंट भी कहते हैं. ठीक है. यही बातें याद रख लो, बाकी मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारी बाद में तुम रिवाइज करोगे तो तुम्हें रिवीजन के लिए लिख के दी है. अब हम आईएसडी को क्लासिफाई किस तरह करते हैं? हाउ डू वी क्लासिफाई दिस? मतलब कि इस्केमिक हार्ट डिजीज तो बहुत तरीकों से मैनिफेस्ट करती है, वी नो दैट, हमने देखा है इस चीज को पीछे कि उसकी बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस होती हैं. बट हाउ डू वी क्लासिफाई दिस आईएसडी? आईएसडी को हम क्लासिफाई करते हैं पहले दो चीजों में. Either the patient is going to be clinically silent, which is asymptomatic, or the patient is going to be symptomatic. आईएसडी का पेशेंट सिम्टोमेटिक कब होता है? इस्केमिक हार्ट डिजीज का पेशेंट या तो सिम्टोमेटिक तब होता है जब उसे स्टेबल एंजाइना होता है या उससे अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम होता है. अब अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हमने पढ़ा था क्या होता है, यू रिमेंबर दिस, जिसमें स्टेमी एनस्टेमी और अनस्टेबल एंजाइना आते हैं. ठीक है. तो वी डोंट नीड टू रिमेंबर दैट. तो वी नीड टू रिमेंबर क्लासिफिकेशन ऑफ आईएसडी, जिसमें क्लिनिकली एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है और सिम्प्टोमेटिक पेशेंट है. सिम्प्टोमेटिक पेशेंट की दो टाइप्स आ गई, स्टेबल एंजाइना वाला पेशेंट आ जाएगा और अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम वाला पेशेंट आ जाएगा. क्लासिफिकेशन याद करने की जरूरत नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्लियर योर कांसेप्ट्स इन दिस. कि इस्केमिक हार्ट डिजीज का पेशेंट आपके पास कभी कभार एसिम्प्टोमेटिक भी आ जाता है. सही है. यहां तक सबको क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? से यस. कुछ रिवाइज करना हो तो मुझे बता दो, हम जल्दी से रिवाइज भी कर सकते हैं. बिलावल किधर हो तुम? अमीन को समझ आ रही, गुड. गुलफाम इज हियर विद अस. जरमीन, शाबाश. हाजरा इज देयर. ठीक है. स्टे एट होम मरियम अजीज, आपको समझ आ रही है? जायरा, विशाल, जवेरिया वान. ठीक है. परफेक्टली फाइन. सो वी आर ऑल ऑन बोर्ड और हमें
बेसिकली हम रिवाइज कर रहे थे आईएसटी के बारे में. अब नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट. अभी ऐसा करते हैं, पहले क्वेश्चन करते हैं ना. menti.com पे जाओ, 851524 पे क्लिक करो. इस क्वेश्चन को हम करते हैं. मुझे तुम्हारी एक बहुत अच्छी रिसोर्स मिली है, क्या कहते हैं, हार्ड के क्वेश्चंस के लिए. आई हैव अराउंड 100 क्वेश्चंस व्हिच आर कंप्लीटली यूएचएस स्टाइल, और ना वो तुम लोगों को मैं कराऊंगा, और उसमें से तुम्हारी काफी तैयारी हो जाएगी क्वेश्चंस में से होपफुली. 841524 841524, सॉरी गलत लिख दिया मैंने. 841524 पे जाएं और इसका आंसर करें. एट 41524 और इस क्वेश्चन का आंसर करें आप. दिस इज योर पास्ट एग्जाम क्वेश्चन. ये बहुत आसान सा है. इस तरह के क्वेश्चन आएंगे. I'm just trying to give you an orientation कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं. फिफ्टीन लोगों ने कर दिया. 841524 इज दी कोड. इस पे जाएं और इसको सॉल्व करें. एट 41524 पे जाएं और इसका आंसर करें. जैसे ही 40 लोग क्लियर करते हैं तो आई एम 41 हो गए बस. परफेक्टली फाइन. आई एम जस्ट गोना प्रेजेंट इट टू यू गाइस. तो मैं दिखाता हूँ चैट पे क्या है. जायरा तुम ऐसा करो कि टेक दोस लेक्चर फर्स्ट. वो पहले लेक्चर लो, फिर उसके बाद इसके. तुम आज बेशक चले जाओ जायरा, यू कैन गो बैक एंड गो टेक दोस 2 लेक्चर्स पहले, और फिर उसके बाद ये वाला लेक्चर उनके तीसरे लेक्चर से ज्वाइन करना, बिकॉज दोस 2 लेक्चर्स उनके बगैर तुम लोगों की बेस नहीं है, तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट. वो 2 लेक्चर्स लो पहले जाके. सही है, बेशक इसको छोड़ दो, करना है तो कर लो, लेकिन तुम्हें समझ तब आएगा ये लेक्चर जब मैं तुम्हें पहले 2 लेक्चर्स देख लोगी. ठीक है, तो यू कैन लीव राइट नाउ इफ यू वांट टू. इट्स टोटली अप टू यू. अच्छा, तो सीन ये है कि व्हाट यू गाइस से इसके एथेरोस्क्लेरोसिस है, व्हिच इज द करेक्ट आंसर. एक 56 इयर्स ओल्ड मैन है, मतलब कि उसको एंजाइना के ज्यादा सिम्टम्स होंगे, चेस्ट पेन के साथ आ रहा है. 56 हमने याद किया था कि इज अ मोर फ्रीक्वेंट कॉज इन इज अ मोर प्रीडायलेक्शन चेस्ट पेन में, सिर्फ वो बूढ़ा आदमी होगा. ठीक है. स्मोकिंग एक और रिस्क फैक्टर है. असेंडिंग स्टेट्स का मतलब है कि उसको स्टेबल एंजाइना है और साथ में उसको एक्सर्शन के साथ हो रहा है एंजाइना. ठीक है. बीपी 155 है, 95 है, एंड अदर रिस्क फैक्टर्स. सीरम कोलेस्ट्रॉल 245 है, इट शुड बी लेस देन 200. HDL शुड बी मोर देन 40, उसका HDL 22 है, मतलब एक HDL कम हुआ है. ऑल दीज गो टूवर्ड्स एथेरोस्क्लेरोसिस. अगर ये कह देता ना पेशेंट कि हमने उसका क्या कहते हैं, हमने उसकी MRI कराई तो उसको अंदर हमें कैल्सिफिकेशन नजर आ गई, तो तब हम इसे कहते हैं कि मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस है. कावासाकी डिजीज का तुम लोग को याद होगा. कावासाकी डिजीज किस में कॉमन होती है? वी डोंट नीड टू डिस्कस इट हियर. वो बच्चों में कॉमन थी चीज, तो ये तो 56 ईयर ओल्ड मैन है. सही है. और टाकायासु का भी हमें पता है. एस से हमने याद किया था, सब क्लेवियन होता है, एशियंस होते हैं, और पल्सलेस डिजीज होती है, तो टाकायासु भी नहीं हो सकता. ठीक है. हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. आर्टेरियोस्क्लेरोसिस इज calcification of your arteries. तो hyperplastic arteriosclerosis is common in old age men and common with high blood pressure. ये भी होती है, मगर इसमें कोलेस्ट्रॉल और HDL की बात की हुई है, तो आपका ज्यादा शक एथेरोस्क्लेरोसिस की तरफ जाना चाहिए. तो 45 of you answered correctly and 4 of you answered wrong. ठीक है, which is a good thing. ठीक है, ये तुम्हारा पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है, इसको तुमने कर लिया है, एंड यू नो कि इसका आंसर एथेरोस्क्लेरोसिस है बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, बिकॉज ऑफ स्टेबल एंजाइना, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ क्या कहते हैं, लो HDL. ठीक है, आगे चलते हैं. अब स्टेबल एंजाइना क्या चीज है? सही है. हमने डिस्कस किया था कि हम डिवाइड करें IST को सिम्टोमेटिक पेशेंट में, स्टेबल में, और अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के अंदर. तो अब हम स्टेबल एंजाइना को सिर्फ डिस्कस करेंगे आज. पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं कि हाउ इज स्टेबल एंजाइना डिफरेंट फ्रॉम अनस्टेबल एंजाइना एंड अक्यूट एनस्टेमी और स्टेमी से किस तरह फर्क है. पहले हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा. ठीक है. तो जो स्टेबल एंजाइना है, एक पेशेंट जो इंक्रीज डिमांड के ऊपर
पेन डेवलप करता है ना जब वेसल डायलेट नहीं कर पाते इतने कि वो एडिक्वेट सप्लाई कर सके मायोकार्डियम को, तब वो स्टेबल एंजाइना की तरह प्रेजेंट करता है। रेस्टिंग ईसीजी इन लोगों में आमतौर पे नॉर्मल होती है क्योंकि जब रेस्ट करते हैं तो इनका स्टेबल एंजाइना खत्म हो जाता है, और जो ईसीजी चेंजेस आती है वो ट्रांजिएंट चेंजेस आती हैं, कभी कभार आती हैं। ठीक है। अनस्टेबल एंजाइना क्या क्या है? अनस्टेबल एंजाइना की प्लेक रप्चर करेगी, थ्रोम्बस बनेगा उसका, जब रप्चर प्लेक आगे जाके ना वेसल को एक्लूड कर देगी, उड़ के जाएगी, जाके कहीं फंस जाएगी। ठीक है। एंजाइना पिन एट रेस्ट होगा और जल्दी से हो जाएगा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। इसके अंदर तुम्हें जब भी उसको पेन हो रही है कि तुम्हें इन्वर्टेड टी वेव्स और एसटी सेगमेंट डिप्रेशन मिलेगा। इस्कीमिया की निशानी होती है कि उसमें आपको टी वेव इन्वर्जन और एसटी सेगमेंट डिप्रेशन मिलता है। ठीक है। स्टेमी की होती है एसटी सेगमेंट एलिवेशन। एनस्टेमी और अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है? एसटी सेगमेंट डिप्रेशन और इन्वर्टेड टी वेव्स हो जाती है। ठीक है। एनस्टेमी में क्या हो रहा है? एनस्टेमी में आपकी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो रही है लेकिन उसकी एसटी सेगमेंट एलिवेशन नहीं हो रही, क्योंकि पार्शियली अक्लूड हुआ है आपका वेसल, थोड़ा थोड़ा ब्लड जा रहा है, और इंजरी उसकी सब एंडोकार्डियम में सिर्फ अभी, पूरी एंडोकार्डियम इन्वॉल्व नहीं हुई, सिर्फ सब एंडोकार्डियम इन्वॉल्व हुई है। ठीक है। ये स्टेमी में, एनस्टेमी में हो रही है, मतलब कि पूरे के पूरे हार्ट की जो वॉल्व है इट्स नॉट गेटिंग इन्वॉल्व इन एनस्टेमी। तो पेशेंट किस तरह आएगा? इन्वर्टेड टी वेव्स और एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ब्लड तो आ रहा है, सिर्फ पार्शियल अक्लूजन हुई है। ठीक है। अब स्टेमी में क्या होगा? अभी हम इसको फिर से रिवाइज करेंगे कॉस्ट स्लाइड के अंदर। स्टेमी में ये होगा कि पेशेंट की ना कंप्लीट एक्लूजन होगी वेसल की, और पूरी की पूरी एंडोकार्डियम, पूरी ट्रांसम्यूरल इंफार्क्शन हुई है, पूरी की पूरी एंडोकार्डियम इन्वॉल्व होगी। यू कैन सी द फोटो, इसमें देखो पूरी की पूरी ट्रांसम्यूरल इंफार्क्ट है। और ना ईसीजी चेंजेस में इसमें क्या होगा? राइज इन ट्रोपोनिन होगा, और एनस्टेमी में भी राइज इन ट्रोपोनिन होगा। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? एसटी सेगमेंट एलिवेशन होगा ईसीजी के अंदर। ईसीजी चेंज में आएगा एसटी सेगमेंट एलिवेशन और हाइपर एक्यूट टी वेव्स आ जाएंगी, और साथ में राइज इन ट्रोपोनिन होगा। समझ आ रही है सबको यहाँ तक कि इन सब में डिफरेंस क्या है? हम इस डिफरेंस को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं कि हाउ दीज स्टेबल, अनस्टेबल एंड स्टेमी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आगे चलते हैं। यहाँ तक आई थिंक तुमको समझ आ जाएगी। पहले थोड़ा स्टेबल एंजाइना के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले इसको थोड़ा सा रिवाइज कर दो। स्टेबल में नो चेंजेस एट रेस्ट इन योर ईसीजी, अनस्टेबल में चेंजेस एट रेस्ट और रेस्ट में आपको एंजाइना भी हो रहा है। सॉरी अनस्टेबल में, सॉरी स्टेबल में देयर इज नो चेंजेस एट रेस्ट और नॉर्मल ईसीजी। अनस्टेबल में पेन एट रेस्ट विद चेंजेस इन द ईसीजी, ट्रोपोनिन इसके नॉर्मल है। एनस्टेमी में क्या हो रहा है कि सब एंडोकार्डियल आपको इन्फार्क्ट हो रहा है, वही सेम चीजेस है जो ईसीजी में आपकी अनस्टेबल के साथ हुई थी एनस्टेमी में, टी वेव इन्वर्जन और एस्टेटिक डिप्रेशन, मगर इसमें आपके ट्रोपोनिन्स रेज्ड हैं, मतलब क्योंकि आपकी मायोकार्डियम डैमेज हो रही है। और स्टेमी में क्या है कि ट्रोपोनिन्स भी एलिवेटेड है और साथ में एसटी सेगमेंट एलिवेशन भी आ गई है। ठीक है। ये सारे इस तरह डिफरेंट है एक दूसरे से। 2, 3 और 4 आर बेसिकली acute coronary syndrome and 1 is stable angina which is different from all three of these. आगे चलते हैं। अब स्टेबल एंजाइना क्या होता है वही हमने डिस्कस किया। फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन है, एथेरोस्क्लेरोसिस में होती है, डिमांड इस्कीमिया की वजह से होता है। चेस्ट पेन का तुम लोग को पता है सबस्टेरनल होगा, और उसकी हम आगे डिस्कशन भी करते हैं किस तरह का होगा। और इक्वल टू और तब होता है जब एक करोनरी आर्टरी या ज्यादा करोनरी आर्टरी इन्वॉल्व हो जाती है। स्टेबल एंजाइना कब, कौन सी चीजें एक्टिविटीज होती हैं जो स्टेबल एंजाइना को एग्जैजरेट करती हैं? तो तुमने पेशेंट को ये कहना है कि आपने एक्सरसाइज नहीं करनी, आपने कोल्ड एक्सपोजर में नहीं जाना, हैवी मील्स नहीं खानी, और इमोशनल प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना है। अब डेविडसन ने क्या किया यहाँ पे? हमने पढ़ा था कि टुकुत्सुबो एंजाइना होता है जो बेसिकली इमोशनल स्ट्रेस के साथ आता है। डेविडसन ने उठा के इमोशनल स्ट्रेस को ना स्टेबल एंजाइना में घुसा दिया है। ठीक है। हमने थोड़ा सा स्केची की तरह पढ़ा था और थोड़ा डिफरेंटली पढ़ा था टुकुत्सुबो एंजाइना जो इमोशनल स्ट्रेस की वजह से होता है। लेकिन डेविडसन ने क्या किया, उसको इंटेंस इमोशन को स्टेबल एंजाइना के अंदर डाल दिया है। ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको याद रखना है कि तुमने टुकुत्सुबो को डिफरेंट नहीं करना, तुमने इसको इसके अंदर स्टेबल एंजाइना के साथ ही ट्रीट करना है। सही है। एनी क्वेश्चंस यहाँ तक सबको समझ आ रही है? सही। यस। अभी हम स्टेबल, अनस्टेबल, स्टेमी एंड स्टेमी को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। सही। यस इफ यू अंडरस्टैंड। कोई क्वेश्चंस है तो पूछें। मिशाल तुम्हें कोई क्वेश्चन तो नहीं? मिशाल दाऊद, अली इमरान, एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव? मुबश्शिरा, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस? ठीक है। कश्माला, मतलब कि सबके हैं। वी आर गोइंग वेरी गुड। ठीक है। सही है। तो अब हमने स्टेबल एंजाइना कर लिया है, हमें स्टेबल एंजाइना के काफी, अब हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे इसको थोड़ी देर बाद। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे स्टेबल एंजाइना के अंदर?
वही वाले सिमिलर फीचर्स होंगे। 15 से 5 से 15 मिनट्स की पेन होगी, चेस्ट पेन, जो प्रिडिक्टेबल एक्सरसाइज के साथ आएगी। याद रखना कि प्रिडिक्टेबल एक्सरसाइज। डेविडसन के अंदर तुम्हें यहाँ पे उन्होंने पूरी क्लासिफिकेशन दी हुई है इसकी कि तुमने इसको कैसे डिफाइन करना है। और हम इसको कहते हैं कैनेडियन कार्डियोवैस्कुलर सोसाइटी की एंजाइना स्कोर। क्लास 1 से लेके क्लास 4 तक है। ये आज तक किसी ने पूछा नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ज्यादा शौक हो रहा है तो पढ़ लो, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पेज नंबर 488 पे दिया हुआ है, कैनेडियन स्कोर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सोसाइटी। तो इतना एंजाइना स्कोर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम्हें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हम प्रिडिक्टेबल एक्सरसाइज क्यों कहते हैं इसको। प्रिडिक्टेबल एक्सरसाइज की थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी हुई है इस टेबल के अंदर, तुम लोग को समझ आ जाएगी, तुम लोग पढ़ोगे। आई थिंक इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, तो मैंने इसको नहीं डाला, इंक्लूड नहीं किया इसके अंदर। पेन होगी, डिस्कम्फर्ट होगी और ब्रेथलेसनेस होगी, ठीक है, पेशेंट को। अब यहाँ पे मैंने ए लिखा हुआ है। आई वॉन्टेड टू लिसन टू दिस वेरी क्लियरली, क्योंकि ये डॉक्टर जो आपके हैं ना, इमरान HOD ऑफ कार्डियोलॉजी, उनका एक फेवरेट क्वेश्चन है। अब मैं वो बताने लगा यहाँ पे। जब भी तुम्हारे होंगे ना, क्या कहते हैं, वाइवा में वो कभी कभार बैठे होते हैं कार्डियोलॉजी के स्टेशन पर, तो इस चीज को याद रखना। मेरे कार्डियोलॉजी के स्टेशन पे वॉटिस में वो बैठे हुए थे, तो दिस वाज द क्वेश्चन ही आस्क्ड मी, व्हाट इज एंजाइना इक्विवेलेंट। AE इज बेसिकली एंजाइना इक्विवेलेंट। पेशेंट को चेस्ट पेन नहीं होगी, पेशेंट आएगा डिस्कम्फर्ट के साथ, ब्रेथलेसनेस के साथ, नॉजिया, वॉमिटिंग, स्वेटिंग के साथ, लाइट हेडेडनेस के साथ, चेस्ट पेन नहीं होगी उसको। These symptoms are angina equivalent. अगर आपका पेशेंट बार बार गैस्ट्रो में जा रहा है, कह रहा है कि मुझे उल्टियां आ रही है, मुझे वॉमिटिंग फील हो रही है, स्वेटिंग बहुत हो रही है, ठीक है, वो पेशेंट बार बार गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में जाके अपना चेकअप कराता रहेगा, लेकिन उससे होगा एंजाइना इक्विवेलेंट साथ में। तो अगर आपका पेशेंट गैस्ट्रो में बार बार आपके पास आ रहा है, नॉजिया, वॉमिटिंग, स्वेटिंग और लाइट हेडेडनेस के साथ, और इस तरह के अजीब किस्म के सिम्टम्स के साथ, और खासतौर पर अगर वो एल्डरली है, डायबिटिक है, तो रिमेंबर कि अगर उसकी गैस्ट्रो की प्रॉब्लम दवाइयों से ठीक नहीं हो रही, तो तुमने इवेलुएट कराना है उसे कार्डियोलॉजी के अंदर, बिकॉज ही कुड हैव एंजाइना इक्विवेलेंट। हमारे बहुत सारे पेशेंट में एंजाइना इक्विवेलेंट होता है, सर ने हमें बताया था ये बात। तो तुम लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि नॉट एवरी नॉजिया, वॉमिटिंग, स्वेटिंग वाला पेशेंट इज गैस्ट्रो का पेशेंट, ही कैन बी अ पेशेंट ऑफ कार्डियोलॉजी एज वेल, ठीक है। अब एक और चीज, जो ये तो मैं तुम्हें क्लिनिकल प्रैक्टिस वाली बात बताई थी ना, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू दिस इन क्या कहते हैं तुम्हारे UHS के अंदर, कोई नहीं पूछेगा, ये फिक्र मत करो। जो एसोसिएशन है ना इसकी स्टेबल एंजाइना की, इट इज रिलीव्ड बाय नाइट्रेट्स। आप नाइट्रेट दोगे, उसकी विजुडाइलेशन होगी, बंदा रिलीव कर जाएगा, उसकी चेस्ट पेन ठीक हो जाएगी, सही है। तो हमें क्या पता लगा इसके बारे में, 5 से 15 मिनट की आपको प्रिडिक्टेबल एक्सरसाइज के बाद चेस्ट पेन हो रही है, डिस्कम्फर्ट के साथ आ रहे हो, ज्यादातर पेन जैसे हमने पहले डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में, जॉ, नेक और लेफ्ट आर्म में जाएगी, रिलीव्ड बाय नाइट्रेट्स। यहां तक हमें याद हो गया है स्टेबल एंजाइना। कोई क्वेश्चंस है तो मुझसे पूछें, से यस इफ यू वांट मी टू गो ऑन एंड डिफरेंशिएट इट, से यस। कोई क्वेश्चंस है तो पूछ लें। ठीक है, बुरहान से यस, गुड, शाबाश। सो यू आर ऑल ऑन बोर्ड, वी आर ऑल ऑन बोर्ड, वेरी गुड। अब हम चलते हैं आगे कि हाउ वी कैन गो इनटू मोर डिफरेंसेस बिटवीन ऑल दीज। ये हम बार बार करेंगे स्टेबल अनस्टेबल के डिफरेंसेस और स्टेमी एंड स्टेमी के। कैरेक्टर ऑफ पेन स्टेबल में हमने क्या पढ़ा था, एक्सर्शनल पेन होगा ना। Tyra, you're right, it won't present with chest pain always, that is true. लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली वो चेस्ट पेन के साथ ही आता है पेशेंट स्टेबल एंजाइना का, मगर एल्डरली और डायबिटिक्स में एंजाइना इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, इस चीज को याद रखना, एंजाइना इक्विवेलेंट वाली बात को। अच्छा, करेक्टर ऑफ पेन क्या है, स्टेबल में एक्सर्शनल है, अनस्टेबल स्टेमी और एनस्टेमी में रेस्ट पेन है। अगर पेशेंट एक्सर्शनल के पास आ जाएगा तो यू विल लाइक इसको प्रॉब्ली स्टेबल है, तुम्हारी वहीं पे अनस्टेबल स्टेमी और एनस्टेमी रूल आउट हो जाती है मोर और लेस। फिर तुम उसको दोगे, क्या कहते हैं, एनजी सेट दोगे, मुंह में जबान के नीचे एनजी सेट रखोगे। जो स्टेबल एंजाइना वाला होगा ना, उसका चेस्ट पेन ठीक हो जाएगा जब आप उसको एनजी सेट देते हो, जबान के नीचे उससे नाइट्रेट डालते हो। लेकिन अनस्टेबल स्टेमी और एनस्टेमी वाला नहीं ठीक होगा, रिलीव नहीं होगा जब भी आप उसको नाइट्रेट दोगे। अब एंजाइम्स करा लो, ट्रोपोनिन करा लो, CKM भी करा लो, दे आर गोइंग टू बी एलिवेटेड इन स्टेमी एंड एनस्टेमी, क्योंकि वहां पे मायोकार्डियल डैमेज हो रहा है। जब भी मायोकार्डियल डैमेज होता है तो ट्रोपोनिन्स रिलीज होते हैं। MI क्या जहां पे भी जिक्र है ना मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का, दैट मींस के एलिवेटेड ट्रोपोनिन्स पक्की बात है। और फिर ECG करा लोगे, ठीक है, ECG स्टेबल में नॉर्मल आएगी, अनस्टेबल में ऑफन ST सेगमेंट डिप्रेशन, स्टेमी में ST सेगमेंट एलिवेशन, और एन स्टेमी में एलिवेशन नहीं होती, आमतौर पे डिप्रेशन होता है। तो इफ आई से कि एक पेशेंट रेस्ट पेन के साथ आया, आपने उसको एनजी सेट दी है, उसके एंजाइम्स ट्रोपोनिन एलिवेटेड है,
मगर उसके अंदर आपको एसटी सेगमेंट डिप्रेशन बन रही है, नजर आ रही है, व्हाट इज योर मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? एनस्टेमी, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है। स्टेमी में अगर मैं कह दूं कि उसी पेशेंट को उसके एलिवेटेड ट्रोपोनिन्स हैं और उसको एसटी सेगमेंट एलिवेशन है, तो व्हाट डज दैट मीन? स्टेमी आ जाएगा। वेरी गुड। अगर मैं कह दूं कि उसकी ग्लिसरल्ट्राइनाइट्रेट से फर्क नहीं आ रहा, एंजाइम्स नॉर्मल है और एसटी सेगमेंट डिप्रेशन नजर आ रहा है, तो देन यू वुड से कि इसको प्रॉब्ली अनस्टेबल एंजाइना है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू डिसाइड कि क्या चीज है। मगर दिस इज नॉट द डेफिनेटिव डायग्नोसिस, इस चीज को याद रखो। दिस इज नॉट डेफिनेटली डायग्नोसिंग द पेशेंट। सही है। डेफिनेटिव डायग्नोसिस आपका टेस्ट के बाद होता है। दिस इज यू प्रिडिक्टिंग कि उसको क्या है। अभी तुमने सिर्फ प्रिडिक्शन बनाई है कि उसको कौन सा वाला एंजाइना है, या तो एमआई में या एंजाइना में स्टेबल में। योर दिस इज योर जस्ट प्रिडिक्शन और कुछ नहीं है अभी ये। सही है, आगे चलते हैं। अब हम इन्वेस्टिगेशंस करा के हम कैसे पता लगाएंगे कि उसको क्या है, क्या मसला हो रहा है भाई। ठीक है, अभी हम स्टेबल के ऊपर चलते हैं। लेट्स डिस्कस स्टेबल राइट नाउ। द बेस्ट इनिशियल टेस्ट ऑफ स्टेबल एंजाइना इज कि आप उसकी रेस्टिंग ईसीजी करा लो। ठीक है, फिर दूसरा एक्सरसाइज ईसीजी है। मैंने ईबीजी पता नहीं क्यों लिख दिया है, ईसीजी है, एक्सरसाइज ईसीजी। सही है। फिर आप मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैन करा सकते हो, उसकी स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी करा सकते हो, और जो मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है दैट इज कोरोनरी एंजियोग्राफी। ठीक है, कोरोनरी एंजियोग्राफी इज द मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट एंड द बेस्ट इनिशियल टेस्ट इज टू गो फॉर रेस्टिंग ईसीजी। सही है। पेशेंट आया तुम्हारा चेस्ट पेन के साथ, तुमने फटाफट कराई उसकी ईसीजी, तुम्हें नजर आया मायोकार्डियल एसटी सेगमेंट डिप्रेशन नजर आई। तुमने सोचा कि या तो इसको अनस्टेबल एंजाइना है या तो इसको एमआई है। ठीक है, या तो इसको ट्रांजिएंट, इसका ये भी हो सकता है कि इसको स्टेबल एंजाइना ट्रांजिएंटली हो रहा हो अभी, क्योंकि भाग के अभी आया है, रेस्ट करके आया है। तुमने उसको दी एनजीसाइड और तुमने वेट किया, एक और ईसीजी कराई तुमने उसकी, ईसीजी ठीक हो गई उसकी, तो प्रॉब्ली स्टेबल एंजाइना होगा क्योंकि नाइट्रेट से उसने रिस्पॉन्ड कर लिया है। सही है। तो इस तरह यू जो हमारी इमरजेंसी के प्रोटोकॉल है ना, वो हम थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे और मैं तुम्हें सारी डिटेल बताऊंगा कि इमरजेंसी में हमने सब पेशेंट्स को कैसे डील करना होता है। ठीक है, हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम करते हैं कि स्टेबल एंजाइना के अंदर हमने क्या करना है। अब तुम्हारे पास ये एल्गोरिदम है जिसमें तुमने जाना है। क्लिनिकल कंसल्टेशन हिस्ट्री एग्जामिनेशन करोगे, ब्लड टेस्ट 12 लेड ईसीजी करा लोगे, एक्सरे और इकोकार्डियोग्राफी भी करा सकते हो, कंसिडर एक्सरसाइज ईसीजी। ये सब कुछ करने के बाद देन यू हैव टू डू अ क्लिनिकल आइडिया, तुम्हें हो जाएगा कि वेदर इसको एंजाइना है कि नहीं है। ठीक है, अगर है तो तुमने उसकी ऑब्स्ट्रक्टिव क्रोनिक डिजीज की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी है, एंटी एंजाइनल थेरेपी देनी है। अगर वो उससे ठीक नहीं हो रहा तो तुम उसको ऑपरेशन कंसिडर करो, गो फॉर कोरोनरी रिवेस्कुलराइजेशन या कोरोनरी एंजियोग्राफी। ठीक है, और अगर उसका क्लियर डायग्नोसिस नहीं है तो उसको फर्दर इवेल्युएट करो, और अगर बिल्कुल भी क्लियर नहीं है तो फिर गो फॉर अनदर डायग्नोसिस। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम है, तुमने स्टेबल एंजाइना को कैसे बंदे को देखना है, हाउ यू आर गोइंग टू ट्रीट हिम, स्टेबल एंजाइना वाला पेशेंट। ये डेविडसन में दिया हुआ है, इतना अच्छा नहीं है लेकिन तुम्हें मैं बाकी चीजों का आइडिया दे देता हूँ। सो मोस्ट इनिशियल टेस्ट क्या है स्टेबल एंजाइना के पेशेंट में? यू आर गोइंग टू गो फॉर हिज रेस्टिंग ईसीजी। स्टेबल एंजाइना क्योंकि स्टेबल होगा पेशेंट, इज नॉट एक्सरसाइजिंग, तो कभी कभार ये हो सकता है कि वो नॉर्मल आए। अगर साइंस ऑफ इस्कीमिया प्रेजेंट है तो वो तुम्हें वही चीजें मिलेंगी, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन और टी वेव इन्वर्जन। सही है, तो दिस इज हाउ यू गोइंग टू गो। रेस्टिंग ईसीजी करा सकते हो उसकी। रेस्टिंग ईसीजी नॉर्मल आती है आमतौर पे, तो तुम एक्सरसाइज ईसीजी भी करा सकते हो। एक्सरसाइज ईसीजी में क्या होता है, इसको हम ईटीटी कहते हैं, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं इसको। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या कराएंगे वो हम एसीएस के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में आपकी बेसिकली वेजस मेटल आता है, आपकी बाकी टुकुत्सुबो आता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव के साथ। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव के साथ आपका वो आता है अनस्टेबल, अनस्टेबल एंजाइना भी वैसे उसमें ही आता है, लेकिन वो हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर प्लीज। अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आई टेल यू हमने क्या करना है आगे। मैं तुम्हें वैसे भी दिखा देता हूँ कि अगर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है ना, तो आप यूजुअली ये करते हो कि यू गो फॉर मेजरली प्रिवेंटिव थेरेपी। ठीक है, कि जो उसके रिस्क फैक्टर्स है आप उसको प्रिवेंट करते हो आमतौर पे, लेकिन उसके भी आगे एक प्रोटोकॉल है, वो मैं तुम्हें थर्ड लेक्चर में पढ़ाऊंगा, सेकंड लेक्चर में पढ़ाऊंगा जब हम एसीएस को डिस्कस करेंगे साथ में। तो आमतौर पे जब नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव होती है वी गो फॉर मेजरली प्रिवेंटिव थेरेपीज करते हैं हम, कि हम उसको कहें कि भाई आप अपने रिस्क फैक्टर्स को रिड्यूस करो। ठीक है, प्रिंस मेटल वाली बंदी को कहेंगे रिस्क फैक्टर्स को, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दो प्रिंस मेटल को, वो भी काम करता है प्रिंस मेटल में बहुत अच्छा। सही है, प्रिवेंटिव थेरेपी में वो आता है। खैर, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अभी हम एक्सरसाइज सीसी को करते हैं।
पहले हमने कर ली थी रेस्टिंग ईसीजी, सही है, उसमें हमने देखा स्टेबल एंजाइना वाला पेशेंट ठीक आ गया। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज ईसीजी। एक्सरसाइज ईसीजी की पूरी प्रोटोकॉल होती है करने की। आपने इसको रिकॉर्ड करना है ड्यूरिंग, बिफोर एंड आफ्टर द एक्सरसाइज, और तब ही करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है, जब हार्ट रेट पेशेंट का 85% ऑफ हिज मैक्सिमम हार्ट रेट रीच हो जाए, ठीक है। और मैक्सिमम हार्ट रेट क्या होता है? 220 माइनस एज। बेशक बुक्स खोल के रखो, साथ साथ रखो, और तुम्हें ये बातें हर जगह नजर आएंगी कि व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ एक्सरसाइज ईसीजी। अगर वो पेशेंट 85% ऑफ हिज मैक्सिमम हार्ट रेट रीच कर सकता है एक्सरसाइज करके, देन योर एक्सरसाइज ईसीजी इज अप्रोप्रिएट। वरना यू गो फॉर सेकंड टेस्ट, जैसे थेलियम स्कैन करा लोगे, स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी करा लोगे, ये चीजें करा लोगे, ठीक है। अब एक्सरसाइज ईसीजी में मायोकार्डियल इस्कीमिया का मैं लिख दिया है, दिस इज नॉट मायोकार्डियल, मायोकार्डियल इस्कीमिया है ये। आई डोंट वांट यू टू थिंक ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, ठीक है, ये मायोकार्डियल इस्कीमिया की बात हो रही है यहाँ पे। अब मायोकार्डियल इस्कीमिया वाला जो पेशेंट है ना, उसके अंदर अगर साइंस नजर आ, क्या क्या साइंस नजर आएंगे? एसटी सेगमेंट डिप्रेशन किस तरह का होना चाहिए जब आप कहोगे कि इसको इस्कीमिया है कि नहीं है, ठीक है। प्लानर एसटी सेगमेंट डिप्रेशन मतलब कि वो प्लेन है, बिल्कुल सीधी उसकी लाइन आ रही है, दिस इज अ साइन ऑफ एमआई, मायोकार्डियल इस्कीमिया, नॉट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, मायोकार्डियल इस्कीमिया। डाउनवर्ड स्लोपिंग है उसके अंदर, देन इट इज अ साइन ऑफ मायोकार्डियल इस्कीमिया। मगर अगर उसकी अप स्लोपिंग आ जाती है, here you think it is non equivocal ECG, मतलब कि you cannot get a clear diagnosis के क्या पता इसको कुछ और हो, it is not diagnostic of क्या कहते हैं मायोकार्डियल एक्सकीमिया। तो अगर वो प्लानर है ए मतलब ए, या अगर वो डाउन स्लोपिंग ईसीजी आ रही है तुम्हें नजर, देन इट सेज कि इसको मायोकार्डियल एक्सकीमिया है। मगर अगर अप स्लोपिंग आ जाती है जिस तरह सी में नजर आ रहा है, then it is not myocardial ischemia, it is an equivocal ECG। इसको याद रखना, equivocal ECG कहते हैं इसको, मतलब कि you're not sure कि इसको क्या हो रहा है, ठीक है। तो अगर तुम्हें नजर आ जाता है कि तुमने एसटी सेगमेंट डिप्रेशन नजर आ जाता है प्लानर, या फिर डाउन स्लोपिंग डिप्रेशन नजर आ जाता है, देन द नेक्स्ट ऑप्शन यू हैव इज कि तुम उसकी कैथराइजेशन कराओगे, उसको कोरोनरी आर्टरी एंजियोग्राफी के लिए ले जाओगे, देखोगे कि उसके हालात क्या है। Zarmeen Khabar, ST segment elevation and depression both indicate ischemia? No, that is not true. ST segment depression indicates ischemia, ST segment elevation indicates infarction. दोनों में फर्क है, इन्फार्क्शन में टिश्यू डैमेज हो रहा है ज्यादा, ठीक है, और इस्कीमिया में टिश्यू डैमेज इतना ज्यादा नहीं हो रहा, तो उसमें डिप्रेशन होंगी, सही है। इस्कीमिया अगर इन्फार्क्शन हो गया तो एलिवेशन नजर आ जाएगी तुम्हें उसी वक्त। आगे चलते हैं। अब देखो इस पेशेंट को, इसकी मुझे बताएगा, इसकी मुझे बताओ किस लीड्स में मसला हो रहा है, कहां पे तुम्हें एसटी सेगमेंट डिप्रेशन नजर आ रहा है? सी फॉर योर सेल्फ, यू कैन क्लियरली सी, एक बिफोर एक्सरसाइज और एक आफ्टर एक्सरसाइज है उसकी ईसीजी, दोनों को कंपेयर करो तुम यहाँ पे, ठीक है, वेरी गुड। सारी सारी की सारी बताओ ना, कहां पे तुम्हें लग रहा है V4 और V5 में आ रहा है ना एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, है ना, वो नीचे हो गया ना आफ्टर द एक्सरसाइज, जब उसने एक्सरसाइज की तो V4 V5 में आया। जिसने V6 को ऐड किया है तो थैंक यू, उसने सही किया, लेकिन व्हेन वी डिस्कस डिप्रेशन और एलिवेशन तो हम उसमें 1 मिलीमीटर का देखते हैं, अगर 1 मिलीमीटर से ज्यादा होती है तब वी कंसिडर इट एज ए कंसिडरेबल एलिवेशन और डिप्रेशन, 1 मिलीमीटर का याद रखना, ठीक है। और हम कभी कभी मोर देन 1 या मोर देन 2 लीड्स, ये सारी प्रोटोकॉल्स होती है, हम डिस्कस करेंगे थर्ड लेक्चर में, ठीक है। तो अभी हम ये बात रखो कि V4 और V5 में डिप्रेशन, कंसिडरेबल डिप्रेशन आ रही है। अगर V4 और V5 में डिप्रेशन आ रही है, वेयर डू यू थिंक कि इसका इस्कीमिया किस जगह पर हो रहा है? थोड़ा सा इंटीरियर है और थोड़ा सा लैटरल है, वेरी गुड। एंटीरियर और थोड़े से इंटीरियर में आ रही है, और थोड़े से लैटरल में आ रही है, एंटीरियर लैटरल में आ रही है। गाइस अमेजिंग जॉब, जिस तरह तुम ईसीजी पढ़ रहे हो ना, इंशाल्लाह तुम्हें कभी भी मस्ता नहीं होगा, कभी भी इंशाल्लाह मस्ता नहीं होगा, यू आर डूइंग सो वेल विद ईसीजीज,
कि जब भी तुम्हारा ईसीजी का कोई भी टेस्ट दे रहे हैं तो आई एम श्योर कि तुम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे उसके अंदर। मेरी क्लास को प्रॉब्लम नहीं आती थी ईसीजीज, किसी को भी नहीं आती होती, बहुत कम लोगों को आती होती है, और तुम यू गाइस आर गोइंग टू बी वन ऑफ दोस फ्यू पीपल जिनको ये ईसीजीज आती होंगी इंशाल्लाह। हाउस जॉब में भी, पेपर में भी, हर जगह वो आती होंगी। इट्स अ वेरी बिग पार्ट ऑफ योर ऑस्पी। याद रखना ईसीजी के अंदर, ऑस्पी में हमेशा एक स्टेशन ईसीजी का आता है, 100% कंफर्म होता है ये चीज। हर ऑस्पी में 2 या 1 स्टेशन हमेशा होते हैं ईसीजी के, तो वहां पे बच्चे बहुत मार खाते हैं। इंशाल्लाह तुम लोग नहीं खाओगे, तुम लोग यू आर डूइंग वेरी वेल। अब तुमने एक्सरसाइज ईसीजी करा ली, एक्सरसाइज ईसीजी के ड्रॉबैक्स क्या हैं? अगर पेशेंट के अंदर बेसलाइन एबनॉर्मेलिटीज, तुमने सबसे पहले तो उसकी रेस्टिंग ईसीजी कराई ना, फिर तुमने उसकी एक्सरसाइज ईसीजी करा ली, क्योंकि स्टेबल एंजाइना में तो रेस्टिंग ईसीजी ठीक आ रही थी। तुमने उसकी एक्सरसाइज ईसीजी करा ली, तो एक्सरसाइज ईसीजी के अंदर कुछ तुम्हें मसले नजर आए, ठीक है। अब मसले क्या हो सकते हैं कि अगर बेसलाइन ईसीजी एबनॉर्मेलिटीज है पेशेंट के अंदर, तो तुमने उसका थेलियम स्कैन या फिर एक्सरसाइज इको करानी है, ठीक है। और अगर पेशेंट एक्सरसाइज नहीं कर सकता, देन यू गो फॉर फार्माकोलॉजिकल थेलियम और फार्माकोलॉजिकल इको। तो अगर पेशेंट और और अगर पेशेंट की इक्विवोकल भी आ जाती है ना, अपस्लोपिंग भी आ जाती है, देन यू हैव टू गो फॉर इको या थेलियम स्कैन। तो दीज आर द कंडीशंस व्हेन यू से कि अब मैंने ईटीटी करा ली थी, ईसीजी कराई थी, फिर मैंने ईटीटी करा ली। ईटीटी करा नहीं सका क्योंकि बंदा एक्सरसाइज नहीं कर सकता था, तो तुमने क्या करना है कि तुमने उसका फार्माकोलॉजिकल थेलियम या फार्माकोलॉजिकल इको करा लेनी है। अब हम इन चीजों को डिस्कस करते हैं, ये थेलियम और इको होता क्या है। सही है, आगे चलते हैं। यहाँ तक सबको समझ आ गई? सही, यस। बेसलाइन ईसीजी एब्नॉर्मलिटीज देखो, जो जैसे कि कुछ पेशेंट्स होते हैं ना जिनको प्रायर एमआई होता है, या फिर उनको कोई और डिजीजेस होती हैं ऑलरेडी, पुरानी डिजीजेस, तो उनके अंदर ना ऑलरेडी ईसीजी की एब्नॉर्मलिटीज होती हैं पक्की पक्की। उनकी आप पुरानी ईसीजी खुलवाओगे ना, तो उसके अंदर भी आपको पुरानी ईसीजी के अंदर भी एब्नॉर्मलिटीज नजर आएंगी। सही है। तो एक्सरसाइज ईसीजी का मतलब होता है कि इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन न्यू एब्नॉर्मलिटीज एंड द ओल्ड एब्नॉर्मलिटीज, ठीक है। तो उन एबनॉर्मलिटीज के अंदर आपने डिसाइड करना है ना, बेसिकली आप ये सारा कुछ क्यों करा रहे हो। यू हैव टू डिसाइड कि पेशेंट का आपने क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या आपको रिवेस्कुलराइजेशन करानी कि नहीं करानी। डज ही हैव इनफ मायोकार्डियल टिश्यू कि अगर आप उसको कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट लगाते हो तो इज इट गोइंग टू बी वायबल और नॉट। तो इन क्वेश्चंस को तुमने आंसर करना है ना पहले, बिफोर यू गो फॉर योर ट्रीटमेंट ऑप्शन। तो यू आर ट्राइंग टू सी कि जो उसका वेदर ही हैज इस्कीमिया और वेदर ही हैज इन्फाक्शन, क्या तुमने उसका कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट कराना है कि नहीं कराना। अगर उसको इन्फेक्शन है तो क्या फायदा कराने का कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, नहीं कराओगे ना, क्योंकि यू आर ऑलरेडी सप्लाइंग अ डेड टिश्यू विद मोर ब्लड, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर उसको इस्कीमिया है तो देन यू कैन गो फॉर कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, क्योंकि इस्कीमिक रीजन को अगर तुम ज्यादा ब्लड देते हो तो वो ठीक हो जाएगा। तो ये सारे टेस्ट हम इसलिए करा रहे हैं, टू सी कि हमने क्या करना है उस पेशेंट के साथ, ठीक है। तो अब तुमने, तुम्हारी एक्सरसाइज ईटीटी में तुम्हें मसला ये आ रहा है कि या तो उसमें बेसलाइन एब्नॉर्मलिटीज थी ऑलरेडी, या वो पेशेंट एक्सरसाइज नहीं कर सकता। तो तुमने थीलियम और इको की तरफ अपना ऑप्शन रखा है, या तुम थीलियम करोगे या तुम इको करोगे, दोनों में से एक करोगे। थीलियम स्कैन में हम क्या करते हैं, डन इफ ईटीटी इज इक्विवोकल और द पेशेंट हैज बेसलाइन एब्नॉर्मलिटीज। इसमें आप एक रेडियो न्यूक्लियोटाइड दोगे पेशेंट को, ठीक है, उसको स्ट्रेस दोगे, या आप रेस्ट में भी करा सकते हो, स्ट्रेस में भी करा सकते हो ये वाला, या फार्माकोलॉजिकल थीलियम भी करा सकते हो, ठीक है। तो स्किन स्कैनिंग आपने करानी है इसकी रेस्ट में या स्ट्रेस में। स्ट्रेस में आप या तो उसको एक्सरसाइज से लेकर आओगे, या तो फिर आप उसको लेकर आओगे फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेस में लेकर आ जाओगे, डोब्यूटामिन वगैरह या डायपिरामिडोल दे दोगे उसको, सही है। रेडियो आइसोटोप्स जाएंगे अंदर, तो हमें नजर किस तरह आएगा, ये परफ्यूजन स्कैन है ना, बेसिकली चेक करो कि परफ्यूजन हो रही है कि नहीं हो रही। अगर परफ्यूजन डिफेक्ट है स्ट्रेस में लेकिन रेस्ट में नहीं है, तो दैट मीन्स इस्कीमिया। अगर परफ्यूजन डिफेक्ट दोनों में है, रेस्ट और स्ट्रेस दोनों में है, तो इन्फाक्शन है वो। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ किस तरह। ये पेशेंट का थीलियम स्कैन है, सही है। अब रेस्ट में देखो कोई तुम्हें परफ्यूजन डिफेक्ट नजर नहीं आ रहा। इसी किसी आर्ट इसको तुमने रेडियो न्यूक्लियोटाइड लेबल, तुमने इसको आइसोटोप्स दिए ब्लड के साथ, तुम्हें कोई नजर नहीं आ रहा है इसके अंदर डिफेक्ट। लेकिन जैसे तुमने उसको स्ट्रेस में लेके आए, एक्सरसाइज के थ्रू या फार्माकोलॉजिकली तुम उसको स्ट्रेस में लेके आए, तुम्हें डिफेक्ट नजर आना शुरू हो गया। व्हाट डज दिस शो? दिस इज इस्कीमिया, कि स्ट्रेस के बाद उसको परफ्यूजन डिफेक्ट आया है, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज जो ड्यूरिंग स्ट्रेस में लिखा हुआ है, जिस तरह की पिक्चर बनी हुई है, इफ दिस वाज प्रेजेंट बोथ एट रेस्ट एंड बोथ एट स्ट्रेस, तो दिस वाज एन इन्फॉक्शन। समझ आ रही है मेरी बात? कैन एवरीवन अंडरस्टैंड? से यस। yes. Say, yes.
ठीक है, अमीन तुम्हें समझ आ रही है? गुड, शाबाश। कश्माला को भी आ रही है, परफेक्टली फाइन, जबरदस्त, गुड जॉब। तो हमने अभी तक क्या क्या किया? हमने रेस्टिंग ईसीजी की, हमने स्ट्रेस ईसीजी की, हमने एक्सरसाइज ईसीजी की। फिर हमारी एक्सरसाइज ईसीजी में बेस्टन एब्नॉर्मेलिटीज थी, या उसकी रिजल्ट्स इनकंक्लूसिव थे, या पेशेंट एक्सरसाइज नहीं कर सकता, तो हमने कहा हम थेलियम स्कैन करा लेते हैं, या हम उसकी स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी करा लेते हैं। तो अभी हमने थेलियम स्कैन कराया था। अब हमारे पास दूसरा ऑल्टरनेटिव ये है कि हम उसकी स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी करा लेते हैं। दिस इज एन ऑल्टरनेटिव टू थेलियम स्कैन। अब हम क्या क्या देखे थे? हम रेस्टिंग ईसीजी और एक्सरसाइज ईसीजी, हम तो ये देखे थे ना कि उसके अंदर कंडक्शन एब्नॉर्मलिटीज तो नहीं आ रही, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन वगैरह तो नहीं आ रहे, ठीक है। थेलियम स्कैन में हम देखे थे कि उसके टिश्यूज वेल परफ्यूज्ड हैं कि नहीं है, ब्लड पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। अब जो स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी है, हम इसमें वॉल मोशन को देखते हैं कि उसके जो दिल के दिल की जो वॉल है, मतलब कि दिल के जो उसके मसल हैं, आर दे मूविंग प्रॉपरली और नॉट। अगर उसकी वॉल मोशन, उसके मस्कुलर वॉल्स मूव नहीं कर रही स्ट्रेस के दौरान, सिर्फ स्ट्रेस के दौरान, दैट इज रिवर्सिबल इस्कीमिया। मगर उसकी डिक्रीज्ड वॉल मोशन है स्ट्रेस और रेस्ट दोनों में, देन इट इज इन्फॉर्क्शन। समझ आ गई सबको ये बात कि अगर आपकी टेस्ट का पॉजिटिव रिजल्ट स्ट्रेस और रेस्ट दोनों में आ रहा है, दैट इज इन्फॉर्क्शन। सही है? तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। तो हमने अभी तक काफी चीजें पढ़ ली है। तो बेसिकली अभी आप रूल आउट करना चाह रहे हो कि रिवर्सिबल इस्कीमिया इन्फॉर्क्शन है। अगर रिवर्सिबल इस्कीमिया है तो दैट मींस यू कैन करेक्ट द प्रॉब्लम बाय परक्यूटेनियस क्यूटेनियस इंटरवेंशन, ठीक है, कोरोनरी इंटरवेंशन। या फिर तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम उसको बाईपास ग्राफ्ट लगा लो ताकि उसका इस्कीमिया ठीक हो जाए, बाईपास कर सकते हो पेशेंट का, ठीक है। लेकिन अभी तुम इस बारे में मत सोचो, अभी तुमने उसकी ट्रीटमेंट करनी है, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करनी है, उसको लाइफस्टाइल एडवाइस देनी है। अगर उन सब चीजों से मसला हल नहीं होता, देन यू गो फॉर कि मैं शायद इसकी पीसीआई करा लूं या मैं इसकी कैबेज करा लूं। पीसीआई इज परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन और कैबेज इज बेसिकली कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, ठीक है। अभी हम इसको आगे करते हैं। जो डेफिनेटिव टेस्ट होता है ना कि पेशेंट को इसके उसका मायोकार्डियल इंफाक्शन है या इस्कीमिया है, दैट इज योर कोरोनरी एंजियोग्राफी। यू ओनली डू इट तब जब आपके थेलियम या फिर एक्सरसाइज ईसीजी या फिर आपका जो स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी वो आपको बता दे कि इस्कीमिया है। इस्कीमिया के केस में बिकॉज यू, या फिर अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा शक हो रहा है और आपके रिजल्ट्स फिर भी इनकंक्लूसिव है एंड यू डोंट नो व्हाट योर रिजल्ट्स आर, then you can also go for your coronary angiography because this is the best test you can go. Kashmala, yes, only the wall motion will be checked in echo. That is true. सही है। अब डेफिनेटिव टेस्ट एनाटॉमिक लोकेशन बता देगा किस जगह पे उसका एमआई हुआ है, मायोकार्डियल इस्कीमिया हुआ है या फिर इंफाक्शन हुआ है। और ये आपको बता देगा कि आपको रिवेस्कुलराइजेशन करानी है कि नहीं करानी। अगर स्टेनोसिस 70% ज्यादा है तो आमतौर पर वो सिग्निफिकेंट होता है। अब ये दिस इज द बेसिक टेस्ट विच टेल्स यू कि इसको कैबेज करानी है या फिर इसको पीसीआई करानी है। दिस इज गोइंग टू टेल यू। सही है। तो आपने क्या क्या टेस्ट कराए? पेशेंट आया, अब हम डिस्कस करते हैं ना थोड़ा सा। पेशेंट आया, तुमने उसकी स्टेबल एंजाइना का पेशेंट आया, तुमने उसकी बेसलाइन ईसीजी करा ली, वो ठीक आ गई। तुमने उसको एक्सरसाइज ईटीटी के लिए तुमने कहा कि तुम लोग करा लो। एक्सरसाइज ईटीटी में अगर वो पॉजिटिव आ गई तो तुमने कहा कि मैं इसकी कोरोनरी एंजियोग्राफी करा लेता हूं और मैं इस पेशेंट को आगे इवैल्यूएट कर लेता हूं। अगर वो ठीक नहीं आती तो तुमने उसको फर्दर इवैल्यूएट कराना है थेलियम या स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी से। अगर उसमें भी आपको इन्फार्क्ट नजर आ रहा है तो तुम्हें मेरे ख्याल से कुछ और करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, उसको तुम ट्रीटमेंट करा लो फार्माकोलॉजिकल। या फिर तुम ये कर सकते हो कि तुम्हारे पास ऑप्शन है, अगर तुम क्लिनिकली तुम इस चीज को सोचो कि तुम्हें कोरोनरी एंजियोग्राफी करानी कि नहीं करानी। इसकी पूरी प्रोटोकॉल है, हम इसको थर्ड लेक्चर में डिस्कस करेंगे, परसों, कल और परसों डिस्कस करेंगे। और मैं तुमको उसको डिटेल बताऊंगा सारी कि कब हमने रिवेस्कुलराइजेशन करानी कब नहीं करानी, ठीक है। वो उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में, अभी हम बेसिक चीजों को कर रहे हैं। मैनेजमेंट क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है स्टेबल एंजाइना की मैनेजमेंट में, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है कि हमने देखना है कि एक्सटेंट और सेवेरिटी ऑफ डिजीज क्या है, रिस्क फैक्टर्स की आइडेंटिफिकेशन करनी है। माहीन अयूब, यू आर राइट। एंजियोग्राफी करते हैं, अगर एंजियोग्राफी में आपको नजर आ रहा है ना कि इस्कीमिया है तो उसको आप एंजियोप्लास्टी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, उसी वक्त स्टेंट डाल दोगे पेशेंट के अंदर, ठीक है। ये हम डिस्कस करते हैं। तो अभी इसकी पूरी प्रोटोकॉल है। अभी तुम इन टेस्ट को ना, जब भी एग्जाम आए ना तो वो तुमसे कभी पूछते नहीं कि प्रोटोकॉल क्या होगी, वो तुमसे पूछते हैं कि व्हाट डायग्नोस्टिक टेस्ट यू आर गोइंग टू गो। तो तुम इन सब टेस्ट के नाम लिख के ना इन चीजों के नीचे थोड़ी थोड़ी बातें लिख देना कि क्या क्या टेस्ट कब कराना होता है, क्यों कराना होता है, कैसे कराना होता है। सिर्फ इस तरह करके रख देना
कोरोनरी एंजियोग्राफी डेफिनेटिव टेस्ट है, इसमें हमें पता लग जाता है कि पीसीआई करानी है कि नहीं करानी, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल पे फॉलो मत करो। डेविडसन में भी कोई प्रोटोकॉल नहीं दी हुई कि अगर अगर ये हो जाए, अगर वो हो जाए तो क्या करना है। प्रोटोकॉल को मत फॉलो करो, कोई इसकी प्रोटोकॉल प्रॉपर नहीं है, हर जगह डिफरेंशिएटेड प्रोटोकॉल है। तो मैंने प्रोटोकॉल तुम लोगों को प्रॉपर तरीके से बताई नहीं है। मैंने सिर्फ ये बताया कि हम आरआईसी में क्या करते हैं और हम इधर होली फैमिली में क्या करते हैं, ये चीजें बताई हैं मैंने बेसिकली तुम्हें अभी, सही है। तो डोंट राइट इट एज अ प्रोटोकॉल, राइट इट एज अ लिस्ट ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट यू कैन डू, सही है। प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्या है तुम्हारे, केयरफुल असेसमेंट कर लोगे, आइडेंटिफिकेशन ट्रीटमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर्स, एडवाइस ऑन स्मोकिंग सेशन के बंद करो सिगरेट पीना, सिम्टम कंट्रोल और आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क पेशेंट। आप आमतौर पे हाई रिस्क पेशेंट में यूजुअली आप पीसीआई और वैसे कैबेज वगैरह करते हो, ठीक है। इसकी पूरी प्रोटोकॉल हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहले क्या करना है, सबसे पहले स्टेबल एंजाइना में उसको तुमने एडवाइस देने के अपने रिस्क फैक्टर्स को रिड्यूस करो। मैनेजमेंट तुमने देख ली ना, उसमें था क्या क्या प्रिंसिपल्स है तुम्हारे। सबसे पहले तुमसे होगा कि आप उसको एडवाइस करो, उसको काउंसल करो कि आपने सिगरेट नहीं पीनी, अपना वेट कम करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, इस हद तक करें कि आपकी बेसिकली वो ना हो, कंडीशन खराब ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि आप एक्सरसाइज इतनी करते हो कि वो प्रमोट करे कोलैटरल वेसल्स को बनने के लिए। कभी कभार ये होता है कि आपके वेसल्स जब बंद होते हैं ना इस्कीमिया में, तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपके कोलैटरल वेसल्स बनना शुरू हो जाते हैं हार्ट के अंदर, और वो इस्कीमिया को खुद ही ठीक कर लेते हैं। तो इसलिए हम वेट करते हैं और हम पेशेंट को देते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, शायद उसके कोलैटरल्स बन जाएं और हमें इंटरवेंशन ना करनी पड़े, क्योंकि इंटरवेंशन जब हम करेंगे ऑपरेशन उसका और भी मसले हो जाएंगे ना उसके अंदर, तो उसको अवॉइड करना होता है हमने, ठीक है। मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ, अभी तुम इसको एज इट इज याद रखो। डू नॉट स्मोक, रेगुलर एक्सरसाइज, सबलिंगुअल नाइट्रेट लेनी है ताकि एक्सर्शन से पहले, ताकि आपको एंजाइना ना हो, और एक्सर्शन को, विग्रेस एक्सरसाइज को और कोल्ड वेदर को अवॉइड करें। दो इंपॉर्टेंट चीजें आपने करनी है जो इंडेफिनेटली आपने पेशेंट को देनी है। जैसे ही पेशेंट स्टेबल एंजाइना का आता है, यू गिव हिम 75 mg एस्पिरिन पर डे। ये देनी ही देनी है, बिकॉज इट इंप्रूव्स हिज आउटकम। एमआई के रिस्क, मायोकार्डियल इंफार्क्शन को ये रिड्यूस करता है। चुप करके उसको एस्पिरिन देनी है 75 mg, दिस इज इंपॉर्टेंट। और अगर उसे डिस्पेप्सिया होता है या उसकी तबीयत खराब होती है एस्पिरिन पे, तो उसका ऑल्टरनेटिव है 75 mg क्लोपिडेग्रॉल। ये इन दोनों में से एक ड्रग तो देनी ही देनी है तुमने फटाफट उसको, पेशेंट को। दिस इज योर स्टार्टिंग ड्रग, सही है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज का पेशेंट है तुम्हारे पास, ये देनी देनी, ये एमआई को रोकेंगे उसके, ये उसके फ्यूचर के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। अब और क्या कर सकते हो, तुमने मैनेजमेंट में उसको एडवाइस दे दिया, तुमने ये थेरेपी स्टार्ट कर दी। नाउ यू गो फॉर योर एंटी एंजाइनल थेरेपी। तुमने उसके एंजाइना के सिम्टम्स को रोकना है कि साथ साथ उसके कोलैटरल्स बन जाए, ठीक है। कोलैटरल्स बनवाने हैं ना हमने तो, ताकि वो ठीक हो जाए उसका मसला। अगर नहीं कल कोलैटरल्स बनते तो हम ऐसा करते हैं कि हम उसकी पीसीआई या फिर कैबेज कर लेंगे, सही है। तो एंटी एंजाइनल थेरेपी में हम क्या दे सकते हैं, नाइट्रेट्स दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, सीसीबीज दे सकते हैं, पीसी पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर्स दे सकते हैं। पता नहीं मैंने क्यों लिख दिया यहाँ पे एक्टिवेटर्स होते हैं, ब्लॉकर्स कभी भी नहीं देते हैं, पागल तो नहीं हम। ब्लॉकर्स दे देंगे बंदा मर जाएगा उसी वक्त, एक्टिवेटर्स देते हैं पोटेशियम चैनल। सॉरी गाइस, ये गलत हो जाता तुम लोगों का अभी। पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर्स देते हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू गिव पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर्स, आईएफ चैनल ब्लॉकर्स एंड रेनालोजिन। अब इनको हम किस किस सर्कमस्टांसेस में देंगे, ठीक है। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है, पीसीआई एंड कैबेज, ठीक है। ये हमारी नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। फार्माकोलॉजिकल हमें पता है कि क्या है, सही है। अब हम गोइंग टू फिनिश द लेक्चर, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट का लेक्चर है गया, हम जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं। 5 मिनट का टाइम भी है तुम लोग का। नाइट्रेट्स क्या करती हैं, इसका हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आप ग्लिसरॉल नाइट्रेट दे सकते हो, प्रीलोड और आफ्टर को रिड्यूस करेगी, ओरली सबलिंगुअली, सारी बकवास है। साइड इफेक्ट, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात याद करने वाली है कि इसका साइड इफेक्ट होता है हेडेक और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ठीक है। 400 माइक्रोग्राम सबलिंगुअल दे सकते हो स्प्रे में, या फिर 300 to 500 माइक्रोग्राम उसको एनजी सेट दे सकते हो, ठीक है। पैच दे सकते हो, बकल टैबलेट दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। कुछ पेशेंट्स में हम जो ओरल होती है ना, आइसोसोर्बाइड नाइट्रेट या आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, ये भी दे सकते हैं, और इनकी डोजेस लिखी हुई है। डोजेस बस बेशक मत याद करो, सिर्फ सबलिंगुअल टैबलेट की याद कर लो, 300 to 500 माइक्रोग्राम्स होती है वो, सही है। सिर्फ सबलिंगुअल टैबलेट की याद कर लो अभी। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि नाइट्रेट्स को टॉलरेंस हो जाती है पेशेंट के अंदर, ये पढ़ा था ना फार्मा में कि टॉलरेट हो जाता है पेशेंट, उसके अंदर इफेक्ट आना बंद हो जाता है, तो हमें नाइट्रेट फ्री पीरियड देना होता है उस पेशेंट के अंदर। तो इस चीज को याद रखना, जब भी नाइट्रेट्स दोगे तो नाइट्रेट फ्री पीरियड रखना है। पैच उतारेगा वो थोड़ी देर अगर पैच देते हो, ठीक है। दवाई का इफेक्ट कम होने के लिए तुम्हें टाइम देना है उससे।
अगर उससे हेडेक और ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन हो रही है तो तुम उसकी नाइट्रेट्स बंद कर दो, यू गो फॉर समथिंग एल्स। समथिंग एल्स में क्या आता है? बीटा ब्लॉकर्स आते हैं, ये सारी एंटी एंजाइनल थेरेपी कर रहे हैं। इसमें आप कार्डियो सेलेक्टिव दे सकते हो, मीटोप्रोलॉल। साइड इफेक्ट क्या है? ब्रोंकोस्पैज्म है, नॉन सेलेक्टिव जब देते हो तब होते हो, साथ में विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। विड्रॉल सिंड्रोम में क्या होता है? रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होता है, जैसे बीटा ब्लॉकर बंद की तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इंक्रीज हो गई, और साथ में क्या हुआ? टैकीकार्डिया हो गया और फौरन एमआई हो गया। तो ये इसके साइड इफेक्ट्स है। जिस पेशेंट को कहना है कि आपने बंद नहीं करनी अपनी बीटा ब्लॉकर एकदम से, खुद ही बंद कर लेते हैं बेवकूफों की तरह, तो वो उसको अवॉइड कराना है। अब खुद सोचो, एक पेशेंट एस्थमा के साथ आया है, तुम उसको बीटा ब्लॉकर तो नहीं दे सकते ना, तो तुम कोशिश करोगे तुम उसे नाइट्रेट दो या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दो। तो इसलिए मैं तुम्हें साइड इफेक्ट्स बता रहा हूँ, ठीक है? नाइट्रेट्स में हमने 300 टू 500 माइक्रोग्राम्स सबलिंगुअल नाइट्रेट याद कर ली थी। इसमें तो मिटोप्रोलॉल को याद कर लो, 550 टू 200 mg डेली। और बाइसोप्रोलॉल ये बेसिकली हम यूज करते हैं क्योंकि कार्डियो सेलेक्टिव होती हैं। सही है, दो ड्रग्स। सीसीबीस में क्या होता है? इसमें जो है ना, जो निफेडेपिन और निकार्डिपिन ये बीटा ब्लॉकर्स के साथ यूज करते हैं क्योंकि ये बेसिकली हार्ट के रेट को इंक्रीज करती हैं। और जो विरापेमिन और डिल्टियाज़ाम है ये मोनोथेरेपी है, ठीक है? अगर बीटा ब्लॉकर पेशेंट नहीं यूज कर सकता, उसको एस्थमा है, तो यू गो फॉर विरापेमिल या डिल्टियाज़ाम, ठीक है? साइड इफेक्ट्स मायोकार्डियल डिफेक्ट, अगर हार्ट फेलियर का पेशेंट है तो यू नेवर गिव हिम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये याद रखो। अगर एक पेशेंट आता है ना कि उसे पेरिफेरल एडीमा है, साथ में उसको परमानेंट एडीमा के एपिसोड्स हो रहे हैं, तो यू नेवर गिव हिम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, क्योंकि वो उसके हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी को रिड्यूस करेंगे, उसका हार्ट फेलियर खराब हो जाएगा। और ठीक है, तो हार्ट फेलियर में यू आर गोइंग टू गिव योर नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर्स, इस तरह की दवाइयां दोगे तुम, अगर उसको साथ में हार्ट फेलियर भी एंजाइना के साथ, ठीक है? तो इस साइड इफेक्ट्स इस तरह याद थोड़े बहुत रख लो, ये ज्यादा पूछेंगे नहीं, मगर एमसीक्यू एक आध आ जाता है, दो दफा आया है वैसे इस तरह का गंदा एमसीक्यू, उससे ज्यादा नहीं आया, मगर मैंने फिर भी इंक्लूड कर लिया इन चीजों को। और वैसे भी तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है ये बातें तुम्हें पता हो, कि हार्ट फेलियर में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंजाइना के साथ नहीं देने, एस्थमा में बीटा ब्लॉकर्स नहीं देने उसके साथ, कल को पेशेंट नहीं मारने तुम लोगों ने, सही है? तो ये मैं तुम्हें क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए भी बातें बता रहा हूँ साथ में। पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर्स डिकोरेंडल होता है, इसका ये सारे ना अब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको बेशक याद ना करो, ये पाकिस्तान में यूज नहीं होते क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है, सही है? पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर्स आप निकोरेंडल देते हो, इसका एडवांटेज होता है कि टॉलरेंस नहीं करता कॉज। आईएफ चैनल में इवेब्रिडीन आता है, ये हार्ट फेलियर के पेशेंट में सेफ होता है। और इनहेलोजीन आपके एंजाइना का सिम्टम्स को रिड्यूस करता है, इसकी थोड़ी सी सिम्टम्स साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, तो ये अमीर कंट्रीज में ये दवाइयाँ, ये अमीरों की दवाइयाँ हैं, निकोरेंडल, आइवेब्रेडिन और ये जो लिनेलोजीन है, ये हमारे जैसे गरीब पेशेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते। हमारे पेशेंट्स बेसिकली नाइट्रेट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स यूज करते हैं, और वही हम इनको देते हैं, ठीक है? तो यहाँ तक हमने कर लिया है, हमारा टाइम भी खत्म हो गया है, सही है? इतना ही लेक्चर था। अब मैं तुम्हें थोड़ी सी एक चीज बताऊंगा, इसको चीज को गौर से सुनना। जो चीज गौर से सुनने वाली ये है कि तुमने पेशेंट के सिम्टम्स बहुत गौर से देखने हैं कि उसको एंजाइना, एंटी एंजाइनल थेरेपी के साथ क्या क्या हो रहा है, ठीक है? अगर उसको एंटी एंजाइनल थेरेपी के साथ साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं तो तुमने उसकी एंटी एंजाइनल थेरेपी चेंज करनी है। हार्ट फेलियर के पेशेंट को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स नहीं देते, याद रखना, कॉन्ट्रेक्टिलिटी को वो रिड्यूस कर देंगे। जब कैल्शियम कम होगी तो उसका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इंक्रीज करेगा ड्यूरेशन में, इसका मतलब है कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, जब वो नहीं कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसका हार्ट फेलियर बुरा हो जाएगा। डोंट गिव देम इन हार्ट फेलियर। एस्थमा का पेशेंट आया है, उसकी पीएफडीज खराब है, यू डोंट गिव हिम बीटा ब्लॉकर्स नॉन कार्डियो सेलेक्टिव। क्या होगा उससे? उसका एस्थमा खराब हो जाएगा। रिमेंबर दीज थिंग्स, डोजेस मत याद रखो, बस उसकी साइड इफेक्ट्स याद रखो, दीज आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर ट्रीटमेंट्स आगे। और क्या नाइट्रेट्स में अगर उसको बहुत ज्यादा ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन हो रही है, एकदम से वो लेटा हुआ है, एकदम एकदम से वो खड़ा हुआ है, एकदम से वो सिंकपी में जा रहा है, गिर रहा है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन बहुत दफा हो रही है, रिड्यूस हिज डोज ऑफ नाइट्रेट्स या फिर कुछ और अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की तरफ जाओ, ठीक है? तो हमने आज सिर्फ ये ट्रीटमेंट्स डिस्कस करनी थी। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। मैं तुम्हें कल पीसीआई और कैबेज थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा ताकि तुम्हें उसका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो, कब कराते हैं, क्यों कराते हैं। और अगर हम कर लेते हैं ना स्टेबल एंजाइना और एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम वाली चीजें खत्म, तो आई टेल यू तुम्हारा मेजरली ना, तुम्हारा सारा का सारा जो हार्ट है ना, क्योंकि तुमने इतनी ज्यादा डिटेल में तुमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी पढ़ लिए, हार्ट फेलियर आसानी से कर लोगे तुम लोग, ठीक है? तुम लोगों ने इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और रूमेटिक फीवर पैथोलॉजी में डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो बेसिक चीज जो यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाली है वो सारी ईसीजीज है, एरिथमियाज है, एसीएस है और स्टेबल एंजाइना है।
ये तुम मास्टर कर लेते ना, तुम्हारी कार्डियो आमतौर पे वैसे ही हो जाती है, इतना मसला नहीं होता। ठीक है, यू आर फ्री टू गो। इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस ही कैन स्टे बैक। हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ तक, और हमें मेरे ख्याल से हमारा कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो गया कि हमने स्टेबल एंजाइना में करना क्या है। सही है। बीटा ब्लॉकर्स और सीसीबी में से कौन से प्रेफर करते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ। जब बीटा ब्लॉकर्स में जाते हैं ना, तो वी यूजुअली गो फॉर कार्डियो सेलेक्टिव। यार पता है, इट्स अप टू द क्लिनिशियंस चॉइस। क्लिनिशियंस की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। सीसीबीज भी कर सकते हो, बीटा ब्लॉकर्स भी कर सकते हो। सही है। सीसीबीज के ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी कराती है सीसीबीज, और इस तरह की चीजें भी कराते हैं। तो जो मेरे अब्बू के डॉक्टर हैं वो तो बीटा ब्लॉकर्स को प्रेफर करते हैं, ताकि क्योंकि सीसीबीज बाकी चीजें कराती है ना, हेडेक, पेरिफेरल एडिमा, डिजीनेस और कॉन्स्टिपेशन। लेकिन अगर अब्बू को इस खुदा ना खास्ता ये होते हैं, और बीटा ब्लॉकर्स लोअर मोर्टेलिटी भी करते हैं, दैट इज ट्रू। एस इनहिबिटर्स और बीटा ब्लॉकर्स दो चीजें हैं जो आपकी मोर्टेलिटी को रिड्यूस करते हैं। तो आप इन चीजों को हाइपरटेंशन में एस इनहिबिटर्स यूज होते हैं। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि एस इनहिबिटर्स और बीटा ब्लॉकर्स बेसिकली आपकी मोर्टेलिटी लोअरिंग ड्रग्स होती हैं। ठीक है, तो स्टे एट होम, थैंक यू फॉर टेलिंग मी। ये मुझे याद आ गया पॉइंट कि बीटा ब्लॉकर्स मोर्टेलिटी को लो करते हैं, तो आप उसके लिए भी यूज उसको प्रेफर करोगे ज्यादातर। सही है। तो आई थिंक तुम लोग का समझ आ गया हो। जिस तरह ST elevation में cardiac axes are depolarized, what is the state of cells in ST segment depression? देखो, मैं तुम्हें ECG के ऊपर लेके जाता हूँ माहिन असगर। इस चीज को तुम पढ़ना चाहती हो, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, वरना तुम्हें पता नहीं होना चाहिए। When the voltage is, जब भी एलिवेशन होता है ना, दैट मीन्स जो आपने इलेक्ट्रोड लगाया है ना, उसकी तरफ वोल्टेज आ रही है। और जब भी डिप्रेशन होता है ना, इसका मतलब है जो डीपोलराइजेशन की डायरेक्शन है ना, दैट इज गोइंग अवे फ्रॉम दी, क्या कहते हैं, योर लीड। डीपोलराइजेशन दोनों में हो रही है, वन इज कमिंग टूवर्ड्स द लीड एंड दी डिप्रेशन इज गोइंग अवे फ्रॉम द लीड। उसकी डायरेक्शन थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जब ट्रांसम्यूरल एंड आपको इन्फाक्शन होती है ना, तो मोस्टली जो आपकी डिपोलराइजेशन होती है वो आपकी टुवर्ड्स द लीड होती है, उसमें एलिवेशन नजर आती है आपको। और जब भी वो डिप्रेशन में जाता है तो इट्स अवे फ्रॉम द लीड, इट्स गोइंग अवे फ्रॉम द लीड। तो इसलिए वो नेगेटिव पोटेंशियल लेता है, क्योंकि डिपोलराइजेशन ही हो रही है, लेकिन इट्स गोइंग अवे फ्रॉम द लीड जहां पे आपने लीड लगाई हुई है। समझ आ गई तुम्हें माहीन? माहीन मुझे बताओ इफ यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट। ये थोड़ी सी मुश्किल बातें तुम्हें पता नहीं होनी चाहिए। इट्स अवे एंड क्लोज, अवे एंड टुवर्ड्स द लीड वाली बातें इलेक्ट्रो कार्डियोलॉजिस्ट जिनको होता है ना शौक पागलों की तरह पढ़ने का इलेक्ट्रो कार्डियोलॉजी, उन्हीं को पता होती हैं बातें, वेक्टर्स और कार्डियोलॉजी और एक्सिस वाली बातें। ठीक है। नाइट्रेट फ्री पीरियड इज ओनली इन केस देयर आर साइड इफेक्ट्स। नहीं नहीं, नाइट्रेट फ्री पीरियड तो हमेशा देना होता है, साइड इफेक्ट्स की बात नहीं होती। नाइट्रेट फ्री पीरियड में ये होता है, आपने इसलिए देना होता है, वो हमेशा देना होता है पेशेंट में, क्योंकि जब आप उसको नाइट्रेट कंटिन्यूसली दोगे ना, तो उसकी बॉडी इम्यून हो जाती है नाइट्रेट्स को। ठीक है, इट स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग टू द नाइट्रेट। आपको डोज बढ़ानी पड़ती, कब तक बढ़ाओगे? इससे बेहतर है कि उसकी कुछ देर के लिए जो नाइट्रेट है वो बंद कर दो, ताकि ही रिगेन्स हिज रिस्पॉन्स। ठीक है, कुछ चैनल्स पैक करते हैं ना नाइट्रेट, समथिंग लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड के। बेसिकली नाइट्रेट में जो चेंजिंग लेवल्स होते हैं ना नाइट्रेट के, दे आर मोर सेंसिटिव इन कॉजिंग वेसोडाइलेशन देन हैविंग स्टैग्नेंट लेवल्स ऑफ नाइट्रेट। ठीक है, तो आपने नाइट्रेट फ्री पीरियड हमेशा रखना होता है, इट्स इंपॉर्टेंट। मुझे तो लग रहा है कि तुम सबको मैं कार्डियोलॉजिस्ट बना दूंगा। मैं तुम लोग को डिटेल में इतनी पढ़ा रहा हूँ ना कार्डियोलॉजी, सारे के सारे कार्डियोलॉजिस्ट बन जाओगे। माहीन अयूब, नाइट्रेट फ्री पीरियड। अब देखो इसमें ना थोड़ी सी चेंजेस डिफरेंट होती हैं। सही है। अब इसमें डिफरेंट चीज क्या होती है, ये होती है कि यू नो लाइक अगर आप उसको सबलिंगुअल देते हो तो उसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन छोटी होगी, तो आपको उसका नाइट्रेट फ्री पीरियड जल्दी आ जाएगा। लेकिन आप उसको ओरल आइसोसोर्बाइड नाइट्रेट देती है तो उसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 6 to 10 आवर्स है। ठीक है, तो जब 6 to 10 आवर्स वाली ड्रग आएगी तो उसका नाइट्रेट फ्री पीरियड भी उसके अकॉर्डिंगली होगा ना। तो योर नाइट्रेट फ्री पीरियड वेरीज अकॉर्डिंग टू द ड्रग यूर गिविंग। सबलिंगुअल दे रहे हो तो उसमें नाइट्रेट फ्री पीरियड खुद ही अचीव हो जाता है। बक्कल दे रहे हो तो बेसिकली आपका 30 मिनट से लेके इट्स गोइंग टू गो टिल लाइक
अराउंड 3-4 आवर्स। अगर ट्रांसडर्मल दे रहे हो तो वो 24 आवर्स तक जा रही है उसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो एक दिन लगाओगे, 6 घंटे के लिए छोड़ोगे, फिर एक दिन के लिए लगाओगे। तो ये वेरी करता है कि व्हाट काइंड ऑफ नाइट्रेट यू आर यूजिंग, नाइट्रेट फ्री पीरियड। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। आई एम हियर टिल 45, फिर उसके बाद आई एम गोना गो। Which ECG lead placement is followed in Pakistan? पाकिस्तान में 12 लीड फॉलो होती है, 4 ऑन योर लिम्ब लीड्स, 4 लिम्ब लीड्स और 6 ऑन योर चेस्ट। हमारे जो पढ़ी हुई ना अस्पतालों में, वो बेसिकली इस तरह की ही है।